एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 10 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो देखते हैं ज़रा कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में हम अंग्रेजी शासन की शुरुआत, कर व्यवस्था जिसमें इस्तिमरारी बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद बंगाल और अंग्रेजी शासन, जमींदार, जोतदार, ईस्ट इंडिया कंपनी, पांचवी रिपोर्ट, पहाड़ी लोग, बुकानन, संथाल, रैयतवाड़ी व्यवस्था और दक्कन दंगा। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले पार्ट में हम अंग्रेज़ों की शासन की शुरुआत से लेकर के जोतदार तक जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि उपनिवेशवाद और देहात। तो मुग़ल दौर में ही अंग्रेज भारत में प्रवेश कर चुके थे। जैसे जैसे मुग़ल शासन कमज़ोर हुआ, अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और भारत पर अपना शासन स्थापित किया। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत बंगाल से हुई। तो अंग्रेजी शासन की शुरुआत कब हुई? तो यह प्लासी का युद्ध, तो प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई 1757 ईस्वी में। तो 1757 में बंगाल की एक जगह प्लासी में बंगाल के नवाब यानी कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ। इसे ही प्लासी का युद्ध कहा जाता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेज़ों की सेना के बीच हुए इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई। यहीं से भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई। और इसके बाद फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें हेक्टर मुंडो जो है वो तिलकुट सेना को हराता है। तो इस तरह से बंगाल पर शासन के बाद पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो जाता है। तो सन 1757 में वो बंगाल पर शासन स्थापित करते हैं। वहीं सन 1764 में बक्सर के युद्ध में वो पूरे भारत पर शासन स्थापित कर लेते हैं और इसके लिए वो एक कर व्यवस्था बनाते हैं, यानी कि पूरा भारत के लिए एक टैक्स व्यवस्था। तो बंगाल में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज़ों ने कर वसूली यानी टैक्स वसूलने की व्यवस्था बनाई। अंग्रेज़ों के दौर में मुख्य रूप से 3 व्यवस्था प्रचलित थी। पहला थी इस्तिमरारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त। तो जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त, व्यवस्था या बंदोबस्त एक ही है। तो यह जो था यह बंगाल वाले क्षेत्र में था। वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्कन के क्षेत्र में था और महलवाड़ी व्यवस्था जो था वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लागू किया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्तिमरारी बंदोबस्त क्या था। इस्तिमरारी बंदोबस्त या फिर अस्थाई बंदोबस्त। तो इस्तिमरारी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था को सन 1793 ईस्वी में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। उस समय बंगाल में वर्तमान का बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाला क्षेत्र शामिल था। इसी क्षेत्र में इस्तिमरारी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को नियुक्त किया गया वह सभी लोग जो अंग्रेजी शासन से पहले शक्तिशाली थे। तो कौन शक्तिशाली थे अंग्रेजी शासन से पहले? नवाब, पुराने राजा, साहूकार आदि। अंग्रेजों द्वारा इन्हें क्या बना दिया गया? तो जमींदार बना दिया गया। हर जमींदार को कुछ गांव दिए गए जहां से वह कर यानी कि टैक्स इकट्ठा करते थे। तो किसी किसी जमींदार के पास तो 400 से भी ज़्यादा गांव हुआ करते थे। एक आकलन के अनुसार तो कर किस तरह से तय होता था? तो एक आकलन के अनुसार यदि किसानों की उपज को 100 माना जाए तो इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजी सरकार को उसमें से लगभग 45% और जमींदार को 15%। तो अंग्रेजी शासन जो थी वो 45% ले जाती थी। कुल जो पैसा टैक्स का जो कुल पैसा होता था उसके 45% अंग्रेजी शासन, जमींदारों को 15% तथा शेष जो 40% था वो किसानों के पास बचता था। जमींदार किसानों से अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी कर वसूल सकते थे। इस व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त कहा गया क्योंकि इसमें जमींदारों को एक अस्थाई रकम ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होती थी, इसलिए इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। यानी कि एक अस्थाई रकम ही ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी है। कितनी? तो कुल उपज की 45% और 15% जमींदार रखते थे। जो 40% जो था वो किसानों के पास बचता था। इसे जमींदारी व्यवस्था कहा गया क्योंकि इस व्यवस्था में जमींदार क्या थे? तो महत्वपूर्ण थे। तो इस्तिमरारी बंदोबस्त में जो जमीन का मालिक कौन होते थे? तो जमींदार होते थे और किसानों से क्या करवाते थे? खेती करवाते थे और फिर उनसे कर वसूलते थे। तो इस तरह से जो जमींदार जो थे वो किसानों से कर वसूलते थे और अंग्रेज जो थे वो जमींदार से कर वसूला करते थे। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इस व्यवस्था को सन 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया। इस व्यवस्था में भारत के दक्कन यानी कि दक्षिण पश्चिम में लागू की गई इसे दक्कन वाले क्षेत्र में। इस व्यवस्था में किसान स्वयं जाकर अपना कर यानी कि टैक्स जमा करवाता था। इस व्यवस्था के अनुसार पहले
जमा करता था। इस व्यवस्था के अनुसार पहले जमीन की गुणवत्ता को देखकर उसका औसत निकाला जाता था कि इसमें कितना उपज होगा और उपज के बाद कितना हमें लाभ की प्राप्ति होगी, उसी अनुसार इसमें टैक्स लिया जाता था। तो इसमें टैक्स की व्यवस्था किस प्रकार थी? तो उसमें किसानों की खेती पर होने वाले खर्च को काटकर, यानी कि जितनी भी उनकी खर्च हुए उसे काटकर उसका जो बचता था उसका 50% लगान के रूप में तय कर दिया जाता था। यानी कि जो कुल उपज में जितना भी किसान का जो खर्च लगा उसे काट दिया जाए और फिर जितना बचता था उसका 50% अंग्रेजी शासन और 50% जो थे वो किसान रख लेते थे। और इसमें ज़मींदार नहीं होते थे, इसमें किसान ही जा करके टैक्स दिया करते थे। किन्हें? तो अंग्रेजों को। तो इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया, क्योंकि रैयत का अर्थ होता है किसान। तो इसमें कौन महत्वपूर्ण थे? रैयत महत्वपूर्ण थे, यानी कि किसान महत्वपूर्ण थे, और वही जाकर के टैक्स दिया करते थे अंग्रेजी शासन को। अगला है महालवाड़ी व्यवस्था। तो इस व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा 1833 ईस्वी में लागू किया गया, और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिक। तो इस व्यवस्था में एक व्यक्ति द्वारा पूरे गांव का कर इकट्ठा किया जाता था। एक व्यक्ति पूरे गांव का टैक्स इकट्ठा करता था। इसे उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लागू किया गया था, यानी कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान वाले क्षेत्र में इसे लागू किया गया था। इस व्यवस्था को महालवाड़ी कहा गया, क्योंकि महाल का अर्थ होता है किसान, यानी महाल का अर्थ होता है गांव। तो गांव के प्रमुख या बड़े लोग, तो यानी कि महाल किन्हें कहा जाता था? यानी कि पूरे गांव के लोगों को महाल कहा जाता था, जो बड़े लोग होते थे। और वही महाल जो होते थे पूरे गांव से टैक्स वसूल करके किसे देते थे? तो अंग्रेजों को दिया करते थे। एक और बात ये मुख्य है कि जो इस्तेमारी बंदोबस्त थी वो 19% क्षेत्र पर की जाती थी, यानी कि बंगाल वाले क्षेत्र पर। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का उस समय के अनुसार 19% क्षेत्र पर ये इस्तेमारी बंदोबस्त और 51% क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था, और ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है ये जो है ये 30% एरिया पर की जाती थी। अगला है बंगाल और अंग्रेजी शासन। तो बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना होने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की व्यवस्था को बदलने के प्रयास किए ताकि वह ठीक से शासन कर सके। अंग्रेजी शासन की शुरुआत के समय बंगाल में गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी, परंतु यह कृषि व्यवस्था अनेकों समस्याओं और संसाधनों की कमी से जूझ रही थी। अंग्रेजों को एहसास हुआ कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा तो खेतों में जो कृषि में जो है वो फसलों की उपज नहीं बढ़ सकती। कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बनाई जिसे इस्तेमारी बंदोबस्त कहा गया। इस व्यवस्था में पुराने शासन के सभी शक्तिशाली लोग जैसे कि नवाब, पुराने राजा, साहूकार को जमींदार नियुक्त किया गया, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इन सभी जमींदारों को अंग्रेजी शासन द्वारा गांव से कर वसूलने यानी कि टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अंग्रेजी सरकार इन जमींदारों से एक निश्चित रकम कर के रूप में यानी कि टैक्स के रूप में लेती थी, और जमींदारों को किसानों से अपनी इच्छा अनुसार कर वसूलने की छूट थी। तो जमींदार जो थे वो किसानों से अपनी इच्छा अनुसार कर वसूलते थे, यानी कि उन पर अत्याचार कर करके। इसे ही अस्थाई और जमींदारी बंदोबस्त कहा जाता था। जमींदार जमीन का मालिक नहीं हुआ करते थे, बल्कि वह अंग्रेजी शासन के लिए कर वसूलने का कार्य किया करते थे। तो जमींदार जो थे वो औपचारिक रूप से जमीन का मालिक हुआ करते थे, ना कि पूरी तरह से वो जमीन का मालिक हुआ करते थे, यानी कि उन्हें सिर्फ कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी। अंग्रेजी शासन को आशा थी कि इस व्यवस्था के कारण यानी कि इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण कृषि में निवेश बढ़ेगा, कहाँ? तो बंगाल के क्षेत्र में, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। जमींदारों को किसानों से कर वसूलने में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इन्हीं समस्याओं की वजह से, यानी कि जिस वजह से अंग्रेजी शासन को ठीक समय पर कर नहीं दे सके, तो कुछ समस्याएं थी, उससे अंग्रेजी शासन को कर नहीं मिल पाता था। तो जमींदार जो थे वो किसानों से कर नहीं वसूल पाते थे, इसलिए वो अंग्रेजों को कर नहीं दे पाते थे। तो जमींदार ठीक समय पर राजस्व यानी कि टैक्स क्यों नहीं दे पाते थे? तो शुरू के कुछ वर्षों में यह व्यवस्था यानी कि ये जो अस्थाई बंदोबस्त थी वो ठीक प्रकार से चली, परंतु धीरे धीरे इस व्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न होने लगी और जमींदार एवं किसान दोनों का शोषण होने लगा। ऐसा होने के अनेकों कारण थे। तो जमींदार जो थे वो ठीक समय पर राजस्व नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि इनमें जो थी अनेक कारण थे इनके। तो पहला थी जमींदारों की लापरवाही। तो जमींदार जो थे वो जानबूझकर लापरवाही भी करते थे। इस्तेमारी व्यवस्था के लागू होने के बाद एक लंबे समय तक जमींदारों ने इसे गंभीर रूप से नहीं लिया, जिस वजह से जमींदारों पर बकाया राजस्व बढ़ता गया और एक समय बाद उनके लिए यह राजस्व चुकाना लगभग न के बराबर यानी कि नामुमकिन हो गया।
दूसरा कारण था बहुत ज़्यादा राजस्व, यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्स। शुरुआती व्यवस्था में राजस्व की मांग बहुत ज़्यादा थी, यानी कि जमींदारों को बहुत ज़्यादा कर अंग्रेजी शासन को चुकाना होता था। इतना कर वह किसानों से वसूल नहीं कर पाते थे, जिस वजह से बकाया कर की राशि बढ़ती गई। तीसरा कारण है फसलों की कीमत। जिस दौर में इस व्यवस्था को लागू किया गया उस दौर में फसलों की कीमत बहुत कम थी, जिस वजह से इतनी ऊंची मात्रा में कर यानी कि टैक्स चुका पाना किसानों के बस में नहीं था। और किसानों से कर एकत्रित न कर पाने के कारण जमींदार भी सरकार को कर नहीं दे पा रहे थे। तो उस समय फसलों की कीमत बहुत कम थी, तो वो किसानों से कर नहीं वसूल किसानों से जब वो कर वसूलते थे कम कर मिलता था। अब कम कर तो नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें एक अस्थायी कर देना पड़ता था। इस वजह से जमींदार जो थे वो राजस्व देने में चूक करते थे, यानी कि नहीं दे पाते थे। अगला कारण है असमान व्यवस्था। तो कर की व्यवस्था असमान थी। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, निश्चित कर को सही समय पर चुकाना ही होता था। कई कई बार अच्छी फसल न होने के कारण किसान जमींदारों को कर नहीं दे पाते थे, परंतु जमींदारों की इस स्थिति में कोई छूट नहीं दी जाती थी, यानी कि उनसे कर ईस्ट इंडिया कंपनी लेती ही लेती थी। अगला है सूर्यास्त विधि। इस विधि के अनुसार यदि जमींदार निश्चित तिथि में सूर्यास्त होने तक अपना राजस्व नहीं चुका पाते थे तो कर की कीमत दोगुनी कर दी जाती थी और कई स्थितियों में जमींदारों की संपत्ति को नीलाम भी कर दिया जाता था। तो इसे क्या कहते थे? सूर्यास्त विधि, यानी कि सूर्य के अस्त होने से पहले पहले जो है वो टैक्स जमा करना होता था। अगर ये जमींदार ऐसा नहीं करते थे तो उनकी जो टैक्स थी वो दोगुनी कर दी जाती थी, नहीं तो फिर उनकी ज़मीनों को नीलाम कर दिया जाता था। अगला है जमींदारों की शक्तियों पर नियंत्रण। तो अंग्रेजी शासन द्वारा जमींदारों की शक्तियों को नियंत्रित कर दिया गया था, जिस वजह से वह न तो अपनी सेना रख सकते थे और न ही किसानों पर दबाव बनाकर कर वसूल सकते थे। इस वजह से जमींदारों को कर इकट्ठा करने के लिए अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो जमींदारों को टैक्स वसूलने में कौन कौन सी समस्याएं सामने आती थी? तो पहला था कि किसानों का जानबूझकर न देना। तो कभी कभी किसान जानबूझकर कर देने में देरी करते थे। जमींदारों को ऐसी परेशानी में देख किसान बहुत खुश हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में जमींदार किसानों पर मुकदमा तो चला सकता था, परंतु उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मुकदमे की कानूनी प्रक्रिया भी बहुत लंबी होती थी। इसी वजह से मुकदमा करने के बाद भी जमींदार कर इकट्ठा नहीं कर पाते थे। तो इस कारण जमींदारों द्वारा राजस्व न दिए जाने पर क्या होता था? तो यदि जमींदार अंग्रेजी शासन द्वारा निर्धारित राजस्व को सही समय पर नहीं दे पाते थे तो उनकी संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाता था। जमींदारों की संपत्तियों और भूमि को नीलाम करके अंग्रेजी शासन कर की वसूली किया करता था, यानी कि उनकी संपत्ति बेचकर जो पैसा मिलता था उसे अंग्रेजी शासन ले लेता था। नीलामी के अंदर जमींदारों की संपत्तियों की बोली लगाई जाती थी। वह व्यक्ति जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसे वह जमीन और संपत्तियाँ बेच दी जाती थी। तो जमींदार और नीलामी। तो राजस्व न चुका पाने की स्थिति में जमींदारों की संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाता था, परंतु इस स्थिति में जमींदार अनेकों तरीकों से अपनी संपत्तियों को बचाने का प्रयास किया करते थे। तो जमींदार भी जो थे वो अपनी संपत्ति को बचाने के लिए भरपूर प्रयास करते थे। तो वो कई तरीकों का इस्तेमाल करते थे। पहला था फर्जी बिक्री। कई बार जब जमींदारों की संपत्तियों को नीलाम किया जाता था तो इन नीलामियों में जमींदार के लोग, उसके रिश्तेदार या उसके जान पहचान वाले जमींदार ऊंची बोली लगाकर जमीन को खरीद लिया करते थे। तो इनके जो रिश्तेदार थे वो ऊंची बोली लगा करके ज़मीन खरीद लिया करते थे, यानी कि इस प्रकार से ये जो ज़मीनों की जो नीलामी होती थी वो फर्जी बिक्री हो जाती थी। तो ज़मींदार के लोग जो ही थे वो ऊंची बोली लगाकर ज़मीन को खरीद लेते थे और आगे चलकर यह नीलाम की राशि देने से भी मना कर दिया करते थे, जिस वजह से संपत्तियों को दोबारा नीलाम करवाना पड़ता था। दोबारा इसी तरह से ज़मींदारों के जानकारों द्वारा संपत्ति को खरीद लिया जाता था और अंत में दोबारा राशि देने से मना कर दिया जाता था। तो इस तरह यह व्यवस्था चलती रहती थी और अंत में जमींदारों को ही बहुत कम दाम में यह ज़मीन बेच दी जाती थी। तो इस प्रकार जो जमींदार थे वो अपनी संपत्ति की रक्षा किया करते थे या फिर उन्हें बचाया करते थे। दूसरा है कब्जा न देना। कई स्थितियों में जब बाहर का व्यक्ति जमीन खरीद लेता था तो उसे जमीन पर कब्जा नहीं दिया जाता था या डरा धमकाकर भगा दिया जाता था। दूसरा ताकत द्वारा। कई बार पुराने जमींदारों के लठियाले गुंडे वगैरह नए खरीदार को मार पीट कर भगा दिया करते थे और पुराने किसान भी नए लोगों को जमीन में नहीं घुसने देते थे। अगला है महिलाओं को हस्तांतरित करके। तो कई बार जमींदारों द्वारा अपनी संपत्ति को महिलाओं के नाम कर दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेजी शासन महिलाओं से ज़मीन नहीं छीनता था। तो इसलिए इस प्रकार जो थी वो जमींदारों की जो संपत्ति थी वो बच जाती थी।
अगला है बर्दवान की नीलामी की घटना। तो 1797 में बर्दवान में एक नीलामी की गई। इस नीलामी में बर्दवान के राजा की संपत्ति बेची जा रही थी क्योंकि राजा ने राजस्व की राशि नहीं चुकाई थी। बोली लगाने के लिए नीलामी में अनेकों लोग शामिल हुए और अंत में सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को संपत्ति बेच दी गई। परंतु बाद में पता चला कि नीलामी में शामिल ज़्यादातर खरीदार राजा के नौकर या उसके जान पहचान के लोग ही थे। इस नीलामी में हुई 95% से ज़्यादा खरीदारी फर्जी थी। इस नीलामी से पहले राजा द्वारा अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा पहले ही अपनी माता के नाम कर दिया गया था और बाकी का जो हिस्सा थे उसी के लोगों ने ऊंची बोली लगा करके खरीद ली। यानी कि टोटल 95%, यानी बर्दवान में जो एक नीलामी की गई थी 95% जो बिक्री हुई वो फर्जी थी। अगला है जोतदार। तो जोतदार कौन होते थे? तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ धनी किसानों का उदय हुआ। यह वे किसान थे जिनके पास बड़ी मात्रा में भू संपत्ति होती थी। इनकी ज़मीन पर बटाईदार किसानों द्वारा खेती की जाती थी। यह बटाईदार किसान अपने हल और औजार लाकर खुद खेती किया करते थे और अंत में फसल का आधा हिस्सा यानी कि 50% खेत भूमि के मालिक फसल का आधा भाग भूमि के मालिक यानी कि जोतदारों को, यानी कि धनी किसानों को दे दिया जाता था। इन बड़े किसानों को ही जोतदार कहा गया। कुछ जगहों पर इन्हें हवलदार, गांटीदार या मंडल भी कहा जाता था। इन जोतदारों का गांव और उसके गांव के किसानों पर अत्यधिक प्रभाव होता था क्योंकि जमींदार ज़्यादातर शहरों में रहा करते थे जबकि जोतदार जो थे वो गांव में ही रहते थे। इस वजह से ये किसानों से के ज़्यादा निकट हुआ करते थे। मुश्किल परिस्थितियों में जोतदार किसानों की मदद भी किया करते थे जिस वजह से किसान जोतदारों का समर्थन किया करते थे। तो किसान जो थे वो जोतदारों का क्या करते थे? समर्थन करते थे और ज़मींदारों की उपेक्षा किया करते थे, यानी कि उनकी आलोचना करते थे। और ज़मींदार ज़्यादातर शहर में रहते थे और जोतदार जो थे वो गाँव में रहते थे। तो जोतदारों का जो था वो किसानों से ज़्यादा अच्छा संबंध था। तो जमींदारों द्वारा गांव में कर को बढ़ाने के अनेकों प्रयास किए गए परंतु जोतदारों ने इसका खुलकर विरोध किया। तो जमींदार जब टैक्स बढ़ाते थे किसानों पर तो जोतदार जो थे वो जो धनी किसान थे गांव के वो जमींदारों का खुलकर विरोध करते थे। कई परिस्थितियों में जोतदार किसानों को कर देने से मना कर देते थे। इस वजह से जमींदारों को कर नहीं मिल पाता था और उनकी संपत्तियों को नीलाम किया जाता था। और जब संपत्तियों को नीलाम किया जाता था तो ये जो जोतदार थे वो वही ऊंची बोली लगा करके ज़मींदारों की जो संपत्ति थी उसे खरीद लिया करते थे। और उस समय जो थे सबसे शक्तिशाली जो जोतदार थे वो बंगाल में ही रहते थे। तो बंगाल के जोतदार सबसे शक्तिशाली थे उस समय। तो आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।